विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने तद्धित प्रकरण के ही अंतर्गत रैवतिकः, क्षत्रिय है, इन रूपों की सिद्धि की थी। आज हम इसी क्रम में रैवतिकः रूप को पुनः देखेंगे। हमने रैवतिकः की विग्रह किया था। रेवत्या अपत्यम रैवतिकः। रेवत्या अपत्यम रैवतिकः। रेवती गस से अपत्य अर्थ में स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय किया, किंतु सूत्र है रेवत्यादिभ्यश् ठक। रेवती आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय होता है। इसलिए हमने स्त्रीभ्यो ढक से यहाँ पर ढक प्रत्यय न करके रेवत्यादिभ्यश् ठक से हम ठक प्रत्यय करेंगे। रेवती घस ठक। ठस्येकः सूत्र से यहाँ पर ठ को एक आदेश हो जाएगा। ठस्य का सूत्र से हमने ठ को एक आदेश कर दिया। क के हलंत्यम से ठक के क की हलंत्यम से एक संज्ञा और ठस्य क से ठ को एक आदेश हो गया। रेवती घस और एक। अपकृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस, इस सुप का हमने लुक कर दिया। रेवती और एक। यहाँ तक हमारा रूप बन गया रेवती और एक। अब यहाँ पर ठ को हमने ठस्य का सूत्र से एक आदेश किया है तथा ठक में जो ठक प्रत्यय हमने किया रेवत्यादिभ्यश् ठक से जो हमने ठक प्रत्यय किया है, इसमें क के हलंत्यम से एक संज्ञा कर दी थी, इसलिए कित हो गया। अतएव स्थानीवद भाव से यहाँ पर एक आदेश जो हुआ है वो भी कित होगा। स्थानीवद भाव से यहाँ पर जो ठ के स्थान पर एक आदेश हुआ है वो भी कित माना जाएगा। इसलिए कित को निमित्त मानकर किति च सूत्र से हमने यहाँ पर आदि वृद्धि कर दी। रैवती और एक। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो ठक प्रत्यय किया है रेवत्यादिभ्यश् ठक से, ठक में क के हलंत्यम से एक संज्ञा कर दी और ठस्य एकः सूत्र से ठ के स्थान पर एक आदेश कर दिया। तो यहाँ पर जो एक आदेश हुआ है वो ठ के स्थान पर हुआ है और जो प्रत्यय हमारा था ठक, उसमें क के हलंत्यम से एक संज्ञा करी है, इसलिए ठक कित था। इसलिए ठक क्या था, कित था। और स्थानीबद्ध भाव से यहाँ जो एक आदेश हुआ है वो भी कित ही माना जाएगा। और इस कित को निमित्त मानकर किति च सूत्र से हम यहाँ पर रेवती का जो आदि एकार है उसको आदि वृद्धि ऐकार करके रैवती रूप निष्पन्न हो जाएगा और ए को ऐकार होकर रैवती रूप बनेगा। यस्यति जैसे रेवती के जो इकार है उसका लोप हो जाएगा ईकार का और विभक्ति आदि का प्रयोग करके हमारा रूप रैवतिकः रूप निष्पन्न होगा। तो पहली बात तो यहाँ समझने वाली जो है कि यहाँ पर स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होना था, किंतु रेवत्यादिभ्यश् ठक से यहाँ पर ढक का बाद होकर ठक प्रत्यय होता है और ठस्येकः सूत्र से ठ के स्थान पर एक आदेश होता है। ठक में क के हलंत्यम से एक संज्ञा हो जाती है। ये कित है, इसलिए ठ के स्थान पर जो एक आदेश हुआ है स्थानीवद भाव के कारण से वो भी कित मानते हुए, उस एक को भी कित मानते हुए यहाँ पर किति जैसे आदि वृद्धि हो जाएगी और आदि वृद्धि जो ए है उसको ऐ हो जाएगी रैवती और
जब हम रेवती और इक कर देंगे, मिला देंगे, और रेवती में जो इकार है इसका हम यस्यति च से उस इकार का लोप कर देंगे, रेवत और इक हो जाएगा हमारा रूप। मिला देंगे तो रैवतिक रूप निष्पन्न हो जाएगा। पुनः वही प्रक्रिया रहेगी। कृतधि समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुओजस से सुप्रत्यय की प्राप्ति, रैवतिक और सु सकुरुत्व और विसर्ग कार्य होकर रैवतिकः ये हमारा रूप निष्पन्न होगा। तो यह बात हमने समझी रैवतिकः की सिद्धि की। अब हम सिद्ध करेंगे रूप पौर्वः। पौर्वः पूरो अपत्यम इति पौर्वः। पूरो अपत्यम इति पौर्वः। पूरु की संतान। पूरो अपत्यम इति पौर्वः। पूरु की संतान। तो यहाँ पर पूरु की संतान हम कह रहे हैं तो मूल शब्द है पूरु। मूल शब्द क्या है? पूरु शब्द से अपत्य अर्थ में यहाँ पर तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय कहना चाहिए। सूत्र कह रहा है पुरोरण वक्तव्य। सूत्र है पुरोरण वक्तव्य। पूरु शब्द से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय कहा जाना चाहिए। और जब ये सूत्र ही स्पष्ट कर रहे हैं कि पूरु शब्द से कहा जाना चाहिए, तो पूरु शब्द से अपत्य अर्थ में हम तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय करेंगे। तो पूरोर्पत्यम पौर्वः। पूरोर्पत्यम पौर्वः। पूरु गस षष्ठी भक्ति जिसके अंत में है, जैसे पूरु शब्द से हम पूरु गस इस सुबंत से परे अण प्रत्यय करेंगे। पूरोरण वक्तव्य सूत्र से हमने अण प्रत्यय किया। तो पूरु शब्द से हमने पूरोर्पत्यम पौर्वः पूरु गस इस षष्ठी भक्ति जिसके अंत में है, इससे परे हमने पूरोरण वक्तव्य सूत्र से हमने अण प्रत्यय किया। जब अण प्रत्यय किया तो हमारा रूप बना पूरु गस और अण। यहाँ पर गस जो है इसकी सुपो धातु प्रातिपदिक है, उसे गस इस सुप का लुक हो जाएगा पूरु और अण। तद्धितेषु अचाम आदि से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी पौरु अ। और गुणा से भ संज्ञक जो उकार है, भ संज्ञक जो उकार पौरु का उकार है, उसको उकार आदेश हो जाएगा पौरु अ। एचो अयवायाव से ओ को अवादेश होकर पौर अव और अरूप बनता है। संयुक्त करने पर पौरव रूप निष्पन्न होता है। पुनः हम एक बार इसकी सिद्धि देखेंगे। पौर्वः हमारा शब्द है, हमने विग्रह किया पूरोर्पत्यम इति पौर्वः। पूरोर्पत्यम इति पौर्वः। पूरु की संतान पौरव। तो हम जब कह रहे हैं पूरोर्पत्यम, पूरो अपत्यम षष्ठी भक्ति का रूप है, इसलिए गस प्रत्यय आएगा। मूल शब्द क्या है? पूरु। पूरु गस इससे परे हम पूरोरण वक्तव्य सूत्र से अण प्रत्यय कहेंगे। पूरु गस और अण। अण में न की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। पूरु गस और अ। अब यहाँ पर कृतधि समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा। रूप शब्द रूप रहेगा हमारा पूरो और अ। तद्धितेषु अचाम आदि से आदि अच वृद्धि होकर पौरु और अ। अब पौरु और अ जब हमारा रूप निष्पन्न रहता है तो यहाँ पर हम और गुण सूत्र से भ संज्ञक उकार को
ओकार आदेश करते हैं। और गुणसूत्र पहले भी प्रवृत्त हो चुका है, विगत अंकों में जो हमने सिद्धि करी है वहाँ पर भी और गुणसूत्र प्रवृत्त किया था, यहाँ पर भी और गुणसूत्र प्रवृत्त होगा। और भः संज्ञक उकार को ये ओकार करता है, तो भः संज्ञक पौरू का रू का जो ऊ है, भः संज्ञक ऊ है उसको ओ कर देगा, तो हमारा ऊ बनेगा पौरो और अ। तद्दितेषु अचाम आदि से हम आदि वृद्धि पहले ही कर चुके हैं। पूर्व में ऊ जो है उसकी आदि वृद्धि होकर पौ हो गया, पौरू। और अब और गुणसूत्र से पौरू का जो र का ऊ है उसको ऊ कर दिया, पौरो और अ। एचो एवं य से ओ को अव आदेश हो गया, तो पौर अव और अ संयुक्त कर देंगे तो पौरव रो निष्पन्न हो जाता है। अब पुनः कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुवौजस से सुप्रत्यय सको रुत्व और विसर्ग कार्य करके पौरवः रूप हमारा निष्पन्न होता है। धन्यवाद।